अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़इन्नमल उसरि युसरा इन्नमल उसरि युसरा। उसर किसे कहते हैं? मेहनत को, हार्ड वर्किंग को, और युसर आसानी को। तो ये अल्लाह ताला का, यानी ये जो आयत है, बेटा वो लाइट ऑफ कर दो ज़रा वो वाली। तो इस दुनिया का जो मॉडल है, हम तो इस आयत को अल्लाह का कलाम समझ के हमें पता है कि ऐसा ही होना है। लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जब से दुनिया ये बनी है और जब तक ये चलती रहेगी, ये मॉडल ऐसे ही चलेगा कि जो कौम, जो शख्स, जो ख़ानदान मेहनत करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए क्या करेंगे? आसानी पैदा करेंगे। इसके लिए देखें कि इस आयत में कहीं मुसलमानों का जिक्र नहीं है, ईमान वालों का जिक्र नहीं है। इसमें सादा बात की गई है कि अल्लाह ताला ने उसर, मेहनत के बाद क्या रखी है? युसर। यानी मैं भी अगर उठ के आया हूँ तो अपनी नींद ख़राब करके आया हूँ ना, टाइम निकाल के आया हूँ, आप भी ऐसे ही हैं। लेकिन अगर हम ये इस स्टेज पे नहीं आएंगे तो ये स्टेज भी नहीं मिलने वाली। और अगर आप इसे ऐसे करें कि हम अगर यहीं रहेंगे, युसर में ही रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो फिर क्या मिलेगा हमें? बाद में उसर मिलेगा। और ये देखिए, अल्लाह ताला ने एक ही जगह 2 दफ़ा ये फरमाया ताकीद के साथ, इन्ना बेशक, यानी इतनी बात काफ़ी थी। पहले भी बेशक आफा पस माल उसरी युसरा, तो यहाँ पर भी यही था, इन्ना बेशक। यानी एक दफ़ा बात की, फिर उसके उसमें ताकीद की, दूसरी दफ़ा बात की, फिर उसमें ताकीद की कि हमने ये मॉडल ऐसे ही बनाया है। या तो हम ये सीख लें कि अल्लाह का नाउज़ बिल्लाह कलाम नहीं है, या अल्लाह की बात सच होने वाली नहीं है। ये आयत निशानी तभी बनेगी ना जब ये बात पूरी होगी। तो इसलिए जब भी आपको ज़िंदगी में ये लगे, सुस्ती महसूस हो, तंगी महसूस हो, तो आप समझ लें कि यार आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ये बात जहन में रखें। सही है? अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 1 को। अगर कल याद हो तो मैंने आपके सामने इसका एक ओवरव्यू दिया था आपको कि टैक्सेशन, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो है उसके बेसिक्स क्या होने चाहिए। आज हम उसका जो थियरी है उसको देखेंगे कि हमारी किताब में क्या चीज़ शामिल है। देखेंगे हम, ये आई कैप की किताब का चैप्टर नंबर 1 है, राइट? सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। ये बेसिकली टैक्सेशन, इसका जो हेडिंग है, मैं इसे एग्री नहीं करता कि ये सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान है, बल्कि ये जेनेरिक फॉर्म में बात की गई है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी सिस्टम चलेगा उसका मॉडल यही वाला होगा। इस हेडिंग में एक गलती है, आप मुझे बता सकते हैं? हेडिंग को लिखते हुए एक मिस्टेक है इसमें। जी, ये जो टी है ना, ये कैपिटल इसमें होना चाहिए था। ये जो सिस्टम है ना, जब हेडिंग दी जाती है ना एग्जाम में, जब आप लिखेंगे तो एस कैपिटल, टी कैपिटल और पी कैपिटल, बाकी ये इन, ऑफ, द, व्हेन, ये स्मॉल में होते हैं। तो ये हेडिंग स्टाइल होता है। तो इसमें एक ये मिस्टेक है जो मैंने आपको बता दी, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता जाए फॉर्मेटिंग का भी। सबसे पहले जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉस। टैक्स का मकसद क्या है? उसमें है डेफिनेशन, रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, टैक्सेस एज अ मींस फॉर डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सॉवरन इंडिपेंडेंट कोई बॉडी जो है उसको सॉवरन बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इसको। सालमियत,
यानी जिसके पास एक ताकत हो, सॉवरन, थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी, वो सॉवरन जो है अपनी किसी लॉ मेकिंग बॉडी के थ्रू रेजिज रेवेन्यू, वो रेवेन्यू रेज करे। और रेवेन्यू क्या है किसी मुल्क के लिए? सबसे बड़ा टैक्स। इन ऑर्डर टू यूज इट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए यूज करने के लिए इस्तेमाल करे। ठीक है, तो आप इसमें से कोई एक भी, इसने ये सारी तीनों डेफिनेशन दी हैं, आप कोई एक चीज़ भी याद कर सकते हैं। ये डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं आई, उसने कभी आज तक नहीं पूछा डिफाइन द टैक्सेशन, टैक्सेशन को क्या करें, डिफाइन करें, तो ये कभी एग्जाम में नहीं मिली। तो बहरहाल इट इज़ अ मीन्स फॉर द गवर्नमेंट, ये अलग चीज़ है, ये गवर्नमेंट का एक सोर्स है इन इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, पर्पसली यूज टू प्रमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स, आप इसको सादा अल्फाज में भी कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट रेजेज इट फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ इट्स सीजन के लिए कर सकती है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द इंडिविजुअल, ये इसके क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। आ रही आवाज़ कि नहीं? हल्की आ रही, आवाज़ हल्की आ रही, सही नहीं आ रही? आप देखें, अब ठीक है? अब ठीक आ रही है आवाज़? तो ये है, अब ये जो है वो हमने अपनी इसके अंदर पैरा यहाँ पर 1.1 है, मैं यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ 1.1 कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। असल में ये डेफिनेशन थी जिसको मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया। सबसे पहला काम क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मीट करना, सिटीजन की प्रोटेक्शन और उनका शेयर जो है ये भी है। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव्स की बजाय क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। आगे आता है जी रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको बता चुका हूँ, पैसे को कलेक्ट क्यों करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाना है, पब्लिक को हमने जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स, ये यील्ड जो होता है ना, ये लफ्ज याद रखिएगा, यील्ड कहते हैं किसी चीज से कोई चीज प्रोड्यूस होना, उसको यील्ड बोलते हैं। जैसे मैंने घर लिया तो उससे रेंट आना शुरू हो गया, तो ये उसकी यील्ड है, राइट। मैंने शेयर्स बाय किए, उस पर मुझे डिविडेंड मिल गया, तो ये उसकी क्या है। मैंने बैंक के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए तो वहां से मुझे प्रॉफिट मिला, तो ये क्या, उसकी यील्ड। समझ आ गई, यील्ड होती है। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, आजकल के दौर में करता है। द गवर्नमेंट लेविस, लेविस का मतलब होता है लगाना, लेविस का मतलब क्या होता है, वैसे लेवी को भी टैक्स ही कहते हैं, लगान भी टैक्स को कहते हैं, लेवी भी कहते हैं, सेस भी कहते हैं। एक फिल्म थी लगान आमिर खान की, वो इसी पे बनी हुई है कि वो कैसे गवर्नमेंट जो है उनसे, ब्रिटिश एम्पायर कैसे उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव करने हैं। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन द एंड एडमिनिस्टर द गवर्नमेंट, फिर वही भी बात आ रही है। पहला काम क्या है, गवर्नमेंट, पैसा क्यों कलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट को रन करना और एडमिनिस्टर करना, ये दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, रन लिख लें या लिख दें, ये रेपुटेशन है। टू यूज एज अ टूल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज को क्या करना, इंप्लीमेंट करना। एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीरों से पैसा लेके गरीबों तक पहुंचाना। ये तो हो गया रेवेन्यू। इस लाइन को जरा आपने नोट करना, क्योंकि ये बहुत दफा पेपर में चेक हो चुकी है कि राइट डाउन द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टैक्सेस, के टैक्सेस के नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको जरा आप देखिएगा। यानी साथ साथ नोट करते जाएं कि सर ने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट से मुराद के एग्जामिनर ने उसको 12 टेस्ट किया हुआ है। देखें, वो कहता है जी पैसे कमाने के अलावा,
पैसे सिर्फ कमाने के अलावा गवर्नमेंट का इसमें और भी ऑब्जेक्टिव मौजूद है। असाइड फ्रॉम प्योरली फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, कहता है पहला काम इसका क्या है, गवर्नमेंट को फाइनेंस करना। टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड, टैक्स को यूज किया जाता है टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका दूसरा मकसद क्या है कि हम अपने जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल और इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या है, पैसे की लेन देन, और दूसरा क्या है सोशल, कि सोशली लोगों को किस तरह से आपने मैनेज करना है। सोशल मीडिया आजकल बड़ी मशहूर टर्म है, उसको कैसे आपने लेकर चलना है उसको भी देखा जाता है। लोगों को रहना कैसे है, इनको आपने रहन सहन के लिए सहूलियात कौन सी प्रोवाइड करनी है, इनके अखलाकियात की तरक्की कैसे होगी, ये सारी चीज़ें, इनकी पढ़ाई का इंतज़ाम, इनके पैसे का बंदोबस्त, इनके पाकिस्तान से आने जाने का, ये सारी चीज़ें एक टैक्स की मदद से ही हल की जाती है। अब वो क्या क्या है, नंबर 1 पहला ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन एनेमिक एंटरप्राइजेस। ये मैंने आपको बताया था कल, एनेमिक किसे कहते हैं, बीमार को। सिक इंडस्ट्री, इसके लिए आप सिक इंडस्ट्री कर लें। सिक इंडस्ट्री को क्या करना, नंबर 1 उसको हेल्थ प्रोवाइड करना, उसको एनेमिक देना। कैसे, आप अगर आपकी सिक इंडस्ट्री है जिसको आप चाहते हैं कि वो ग्रो हो, तो कैसे ग्रो करेंगे, या तो टैक्स उठा लें उससे, या उसको पैसे दें, या उसको लोन्स दें, कुछ ना कुछ करें। टू स्ट्रेंथन द एनेमिक एंटरप्राइजेस बाय, यहां आप कंपनी से लिख सकते हैं, फर्म से लिख सकते हैं, इतना अगर आपको छोटा लफ्ज भी मिल जाए। यानी स्टूडेंट पूछता है सर कि इसको मैं याद एज इट इज करूं, नहीं आप कर सकते हैं। द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, ठीक है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू दी सिक इंडस्ट्रीज, इतना भी आप लिखते हैं तो ठीक है। बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशंस और अदर कंडीशंस और इंसेंटिव फॉर द ग्रोथ, टैक्स एग्जेम्पशंस या कोई और क्रेडिट्स आप इनको वो आप दे दें सिक इंडस्ट्री को, तो वो आपका मसला इससे हल हो जाएगा। पहला काम तो ये हो गया। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस, प्रोटेक्शन ऑफ द लोकल इंडस्ट्री। पहला टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ असिस्टेंस टू द सिक इंडस्ट्री। नंबर 2 दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन टू द लोकल इंडस्ट्री एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड। इसका क्या लिख सकते हैं आप, ये चैप्टर ले आइएगा ताकि आप इसके साथ साथ आगे इसके आगे नोट करते जाए। ये इंटरनेशनल ट्रेड को बार्गेन होता है कि दूसरे मुल्क के साथ कि आप मुझे क्या चीज बेचेंगे तो और मैं तुम्हें क्या बेचूंगा, राइट। इस वक्त अमेरिका ने चाइना की प्रोडक्ट के ऊपर 29% या 30% उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। पहले क्या था, फ्री ट्रेड थी कि ना तुम टैक्स लगाओ ना हम टैक्स लगाएंगे। अब क्या किया अमेरिका ने, उसके ऊपर 29% टैक्स लगा दिया, उन्होंने 34% लगा दिया। यानी आप ट्रेड को टैक्स की मदद से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यानी अमेरिका चाहता है कि चाइना की चीजें मेरे पास ना आए, तो उसका क्या तरीकेकार है, महंगी कर दो, खुद ही लोग नहीं खरीदेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी उन चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया। कहा ठीक है, तुम भी जो हमें बेचोगे हम भी तुमसे 34% लेंगे, हेलो फिर इधर लो, फिर समझ आई ना, और तुम्हें अपना रॉ मटेरियल भी नहीं देंगे, चलो खुद ही बनाओ। अब उन्होंने क्या किया, इसको करने के लिए अमेरिका क्या सोच रहा है कि ठीक है ना दो, क्योंकि कहते हैं कि 80% ऑफ द मिनरल्स जो है इस वक्त वो चाइना के अंदर मौजूद है। तो चाइना ने कहा ठीक है, जिससे लेना फिर ले लो, बनाओ अपनी बैटरियां, सब कुछ करो, नहीं दे रहा तुम्हें लेड, सही है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूक्रेन को पकड़ा, पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि भी हम आपसे खरीद लेते हैं, दूसरी ऑप्शन जो है। तो टैक्सेस की मदद से आप बार्गेन करना, किसी के साथ बातचीत करना, एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशंस विद अदर कंट्रीज। दूसरे यानी आप इस कहेंगे टू प्रमोट और टू बैलेंस द इंटरनेशनल ट्रेड। आप इसका आसान अल्फाज में क्या लिख सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ द टैक्सेस यू कैन बैलेंस द इंटरनेशनल ट्रेड। आप इंटरनेशनल ट्रेड को भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, उसके ऊपर टैक्सेस को लगा के, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टैरिफ्स। आप उसको टैक्सेस को कम ज्यादा करके
इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल, और लिख सकते हैं टू कंट्रोल द इंटरनेशनल ट्रेड विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स। जो भी अंग्रेजी आप लिखना चाहें उसके अगेंस्ट आप उसको यूज कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए इसको लिखने का। अंडरस्टैंड? मैंने आपको कहा कि यही चीज आप जेमिनाई के साथ डिस्कस करें। आई वॉन्ट टू टेल यू द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेस, ओके प्लीज लिसन, तो उसको सुनाएं, फिर वो आपको बताएगा कि ओके देयर आर मोर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपका सबक भी याद होता जाएगा और आपका वो जिमनाई के साथ जो है वो क्या होगा, इंटरेक्शन भी होती रहेगी। आपने कर लिया हुआ है और नहीं किया, नहीं करे ना बेटा, उसे नहीं कर लेना आप, के फोन ही नहीं है। नहीं हो सकता है कि बाज़ का वालिदैन नहीं देते एंड्रॉयड फ़ोन जो है, अगर ना हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो फिर तो आपको उस ऑप्शन को लेना चाहिए ना। एक टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे आप चीज़ों को सीखा करें। टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी इकोनॉमी नीचे जा रही है तो टैक्सेस में रिलीफ दें। समझ आ रही ना, ताकि लोग उससे फायदा ले सकें। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसको क्या बोलेंगे आप, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो जो ऊपर भी बात की है। यानी आप अल्फाज को आसान बना सकते हैं। टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, फाइनेंस, एजुकेशनल एक्टिविटीज और मेंटेन एंड इंप्रूव, इतना लंबा याद नहीं। टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, दैट्स इट, आप उसको कर सकते हैं। सही है। साइंस एंड इन्वेंशन को कैसे आप प्रमोट करेंगे? जैसे एचईसी जो है पाकिस्तान के अंदर, वो कहता है कि जनाब वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर पीएचडी करने जाएंगे उनको सारे पैसे हम देंगे। एचईसी के पास पैसा कहाँ से आया है? हायर एजुकेशन कमीशन के पास, टैक्स की मदद से हमने दिया हुआ है ना। तो यानी अवाम से पैसा लेके वो उन लोगों को जो कि बाहर जाके क्या करेंगे, रिसर्च करें, पीएचडी करें, वहाँ से नई चीज़ें सीख के आएँ और हमारे मुल्क के अंदर वो डेवलपमेंट करें। वो जब हमारे मुल्क में आएंगे तो वो जो बाहर से चीज़ें सीख के आएंगे वो इधर अप्लाई करेंगे ना, नई चीज़ें बनाना सीखेंगे, लैपटॉप हमें बना के देंगे। लेकिन अब हर चीज़ हमारे मुल्क में बन रही है। लैपटॉप हम खुद बना रहे हैं, एयर कंडीशनर हम खुद बना रहे हैं, गाड़ियाँ हम खुद बना रहे हैं, राइट? सब कुछ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ऐसा है, ठीक है। तो ये है कि आप अपने लोगों को इसमें क्या करें, प्रमोट करें, ताकि वो बाहर जाएं और बाहर वो देखें ना, आगे लिखा फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज़, उनकी फीस जो है वो उठाएं, उनको फीस दें, उनको स्कॉलरशिप्स ऑफर करें। पीएचडी की बड़ी लाखों में ऑफर्स होती हैं जो बाहर भेजते हैं, फ्री भी करवाते हैं। और मेंटेन एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द लोकल फोर्सेस, या लोकल लोगों को आप दें, हमें वो लोकल बजट भी देते हैं, यानी लोगों को बाहर भी भेजते हैं और लोगों को लोकल बजट भी देते हैं, ताकि आप ये करें। लैपटॉप्स लेके देते हैं, राइट? और बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करते हैं। टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशंस, कानून को क्या करना, लॉज को इम्प्लीमेंट करना। वो कैसे करेंगे? टैक्स से, ताकि डिस्क्रिमिनेशंस, इम्तियाजी सलूक खत्म हो जाए। यानी आप अदालत में चले जाएं तो अदालत के अंदर अमीर गरीब के साथ बिल्कुल एक जैसा सलूक किया जाएगा। अमीर हो गरीब हो, आप एफआईआर कटवाने जाएं फौरन एफआईआर काट लेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा आप अमीर हो या गरीब हो, राइट? अदालतों में इंसाफ जो है आपको फ्री मिलता है, कोई पैसा नहीं लगना, और मुल्क में जो है वो खुशहाली का दौरा चल रहा है। तो इसको किससे होगा, ये कैसे होगा? इम्प्लीमेंटेशन से। आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप थाने चले जाएं, राइट? आपकी फौरन वो सुनवाई होगी, क्यों? आप कहेंगे जी मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, ठीक है, तो वो आपकी खिदमत करेंगे, आपको बिठाएंगे, चाय शाय पिलाएंगे, राइट? पैसे ना लेके जाइएगा। समझ आ रही है? टू डिस्करेज सर्टेन डिजायर्ड सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी थी सिगरेट के ऊपर, उन्होंने 65% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है, और इसके अलावा जो इंपोर्ट गाड़ियां हैं उसके ऊपर 3-3, 7-7, 100% ड्यूटी लगाई है, ताकि उन लोग उसे बाज आ जाए। ये चीज़ें होती हैं। समझ आ रही है? तो अब इसमें देखिए क्या क्या नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, ज़रा इसको देखें आप। क्या है? एनामिक इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना, राइट? लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना,
फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, साइंस और एक्सपेंशन करना, ठीक है, लॉ की इंप्लीमेंटेशन करना, पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन करना, अनडिजायर्ड एक्टिविटीज को खत्म करना, ये हमारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंटरनेशनलाइजेशन करना। अच्छा जी, इस स्लाइड को मुझे याद करेंगे, मैं बाद में पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि ये जो स्लाइड है ना, ये गलत जगह प्लेस हुई है, क्योंकि अभी आपको इन चीज़ों का पता नहीं है। टैक्सेस एज अ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, वो कहता है जी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी आपने जहन में रखना है। टैक्सेस से डेवलपमेंट कैसे होगी? टैक्सेस से कैसे डेवलपमेंट होगी? कैसे डेवलपमेंट होगी? वही असल में वही चीजें अब दोबारा किसी और रंग में हमें वो मिलेंगी। टैक्सेस आर वन ऑफ द मेन सोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। This is not because revenue collected by the state is used on developmental projects. Rather, taxes can be used in many different ways for development of the country. Some examples. ये उसने एग्जाम्पल्स कहा है कि जी इस तरह से है। नंबर 1, द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सम एरियाज एज फ्री टैक्स जोन्स। मैं बार बार कह रहा हूं कि टैक्सेस जब हम बात करेंगे तो टैक्स का लगाना या उठाना दोनों उसके टूल्स होंगे। टैक्स का लगाना भी और टैक्स का उठाना भी, दोनों चीजों को हम टैक्सेस ही कहेंगे कि ये टैक्स की एप्लीकेशन है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एरियाज को टैक्स फ्री जोन कर देती है, इंडस्ट्रियल जोन, इकोनॉमिक जोन। क्यों करती है? ताकि उन एरियाज में जब इंडस्ट्री लगेगी, एक अगर इंडस्ट्री लग जाए, फॉर एग्जांपल के गवादर में आप इंडस्ट्री लगाते हैं, तो आपको उस एक इंडस्ट्री के लिए, एक जो है वो फैक्ट्री के लिए कुछ 1,500-2 हज़ार मुलाजिम चाहिए ना। अब वो इलाका समझे कि बैरन है, वहां पर कुछ भी नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने कुछ लोगों के लिए कोई क्वार्टर वगैरह बनाएगी। अगर वो दूर दराज से आ रहे हैं तो बनाएगी ना। फिर वहां क्या होगा कि वहां पर शॉप्स बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उन मुलाजमीन ने कोई चाय पीनी है, कोई खाना खाना है। कुछ लोग प्रेफर करेंगे कि यार यही ना थोड़ी सी जगह लेके घर बना ले करीब ही। फिर वो बाज़-औक़ात क्या करते हैं कि फैक्ट्री वाले वहां को स्कूल बना देते हैं। वो कहते हैं यार आप आते जाते हो, टाइम बहुत ज़ाया करते हो, स्कूल बना देते हैं, एक छोटी सी डिस्पेंसरी बना दी। वो इलाका क्या होता है, आबाद होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जो है जहां पर लेबर जाती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इसको इंग्लिश में लैंड डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, कि गवर्नमेंट जिस इलाके को प्रमोट करना चाहे वहां इंडस्ट्री ले जाती है, और वो इलाका आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आबाद होना शुरू हो जाता है। तो ये पहली चीज ये है। टैक्सिंग द रिच एट हायर रेट्स वाइल टैक्सिंग द लो इनकम ग्रुप्स एट, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट कैसे होगी? भाई अमीर आदमी से पैसा लेंगे उसको कोई खास फर्क, गरीब से नहीं लेंगे तो वो डेवलप करेगा। उसको कहेंगे यार इट्स ओके, आप काम कर रहे हो ना जी, मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप थोड़े पैसे दें, ताकि वो जो बाकी पैसा आप बिजनेस के अंदर रखें। अगर वो बार बार अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता जाएगा तो क्या होगा, वो पैसा जो गवर्नमेंट को मिलना था वो कहां जा रहा, उसके दोबारा बिजनेस में। इसको कहते हैं प्लोइंग बैक, हल चलाना। यानी आपने बीज उगाए और कुछ बीज दोबारा जमीन में डाल दिए। इंग्लिश में फाइनेंस में इसको कहते हैं प्लोइंग बैक। डिविडेंड ना दें, बल्कि क्या करें, इस पैसे को दोबारा कारोबार में लगा दें, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा दें, ये होता है। तो इसलिए अमीरों को टैक्स लगाएं ज्यादा और गरीबों पे उसका बोझ ट्रांसफर ना करें। जैसे कि आप देखें कि हमारे मिनिस्टर जो हैं, अक्सर ये अमीर तो नहीं होते, गरीब आदमी होते हैं, नौकरी करते हैं गवर्नमेंट की, तो इनसे नॉर्मली कम टैक्स लिया जाता है, बाकी अवाम से टैक्स ज़्यादा लिया जाता है। तो ये इस तरह से, तो इसी तरह से मुल्क क्या है हमारा तरक्की कर रहा है, और माशाल्लाह हमारे सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुल्क के अंदर, रोड्स बन रही हैं, मेट्रो बन रही है, सारी चीज़ें हमारी तरक्की की राह के ऊपर जो है। मैं रोज़ खबरें सुनता हूँ माशाल्लाह जी, मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो उनकी ज़ुबान को कबूल करे। सही है। और इम्पोजिशन ऑफ हाई कस्टम ड्यूटी रेट्स ऑन लग्जरी आइटम्स, उससे क्या होगा, बाहर की चीज़ों को रोक रहे हैं तो अंदर की चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, मेहरान को तरक्की मिलेगी। मायरा को रोकें तो मेहरान चलेगी, अगर बाहर से मायरा आनी शुरू हो गई तो मेहरान जो है वो डूब जाएगी। तो इसलिए इंटरनल इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, ड्यूटीज़ लगा देते हैं। राइट, आप अपनी लोकल सिगरेट चलाना चाहते हैं तो वो डन हिल के ऊपर ड्यूटी लगा दें, राइट, ताकि
लोग वो ना पिए। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटेबल डोनेशंस टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज। आप लोगों को कहें कि जनाब इन हॉस्पिटल्स को क्या करें, आप सदका दें, डोनेशन दें, तो हम आपको टैक्स में फायदा देंगे। उससे क्या होगा कि जिस इदारे, फिर लोग क्या करेंगे, इन इदारों को डोनेशन देंगे और वो इदारे क्या होंगे, डेवलप होंगे, जिससे एजुकेशन का सेक्टर, स्पोर्ट्स का सेक्टर और हमारी हेल्थ का सेक्टर जो है वो इंप्रूव करेगा। टैक्स एग्जेम्पशन टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, और खुद वो जो इदारा है उस पर भी टैक्स ना लगाएं। ये दोनों एक ही चीजें हैं। एक है आप शौकत खानम को पैसे दें तो आपको टैक्स में फायदा मिलेगा, और शौकत खानम से भी टैक्स उठा लें, ईदी से टैक्स उठा लें, तो ये भी है। उन पे भी टैक्स ना लगाएं ताकि वो ग्रो करें। सही है, ये चीज है। एग्जेम्पशंस ऑफ टैक्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है। तो इससे देखें डेवलपमेंट कहां कहां हो रही है। आप बाहर की दुनिया में जो इंपोर्ट है उस पर टैक्स लगाएं ताकि लोकल इंडस्ट्री को करें। अमीरों से ज्यादा टैक्स लें, गरीबों से कम टैक्स लें। राइट, एग्रीकल्चर अगर आप उसको प्रमोट कर दो, कि देखिए अल्टीमेटली ये जो मशीन है इसने तो खाने पे चलना है ना, यानी ये तो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, इसके बगैर तो आप नहीं चल सकते। ये बात तो कन्फर्म है, ऐसे ही है ना। तो वो अगर आपको चाहिए, गंदम चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, तो इसको टैक्स फ्री कर दें ताकि यहां से लोग क्या करें, चावल जो है ताकि सस्ता लोगों को मिले। अंडरस्टैंड? में कितना चावल है किलो? 30-40 रुपए किलो है, नहीं 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो। हाँ देखे ना, 300 रुपए में क्या आता है, कुछ भी नहीं। तो अगर आपको 1 किलो चावल मिल जाए, पूरा खानदान खा लेता है। बाहर जो है वो $1 का किलो चावल मिलता है, बाहर $10 का है, 3000 रुपये किलो है। तो आप देखें कितना सस्ता आपको चावल मिलता है, 300 रुपये, सिर्फ 300 रुपये किलो। राइट, डॉलर में देखा करें ना आप। हाँ जी, नहीं वो रुपयों में देखा करें, क्योंकि पेमेंट तो आपने रुपयों में करनी है। चावल खरीदते हुए तो डॉलर नहीं देने ना। समझ आ रही? मैंने वो एक साहब थे, उससे तरबूज लिया, तो उसने मेरे से 500 रुपया लिया। तो मैंने उसे बताया कि अमेरिका में ये तरबूज पता कितने का बिकता है? कहता कितने का? मैंने कहा 5000 का। कहता 5000 का बिकता होता? मैं कहा हाँ जी। और मैं कहा जैसे तुम बेचते हो ऐसे नहीं बिकता। कोई बंदा आता कहता मुझे आधा दे दो, तो वो आधा काटते हैं, उसको वेट करते हैं, और फिर आधे के ऊपर दोबारा वो सेलोफिन बैग लगा के उसको रख लेते हैं। कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं मुझे इसका चौथा हिस्सा दे दो। कहता अच्छा। मैंने कहा ये हालात है। मैं कहता किधर बैठे हुए हो? नहर पे जो है ना तरबूज लगा के बैठे हुए, इतनी महंगी चीज़ आपने इधर रखी हुई है। तो बाहर जाके देखो। समझ आ रही है ना? तो हमें बड़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। बिरयानी कितने की खाते हो आप लोग? हाँ जी, 200 रुपये की, 15 डॉलर की है नॉर्मल बिरयानी, 4500 रुपये की एक प्लेट। तो आप देखें कितनी प्लेटें खा जाते हो आप। समझ आई? नहीं, आप डॉलर में सोच के खाया करें ना कि यार आपको सुकून तो हो। क्या ख्याल है? अगर आप ऐसे ही उसको टिका देते हैं पकड़ के, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ज़रा लग्जरी लाइफ में लेकर आए। आप देखें ना, आप सारा दिन क्या करते हैं? इसके पढ़ने के बाद क्या जाते हैं? घर फ्री होते हैं ना। आप अमेरिका में होते हो, आपकी ज़िंदगी जो है उन्होंने जीरन कर देनी थी, आपने शाम को काम भी करना था। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर हम इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। राइट, हमारे घर में जो खातून काम करने आती है कितना लेती? 6000 रुपया। कितना बनता है? $20। वहां मिनिमम $20 आपको 1 घंटे का देना है उन्हें। तो वहां तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप मुलाजिम से कहें कि मेरे घर की आके सफाई करो। आपको खुद ही शाम को आना है, अपने घर की सफाई करनी है, खुद ही आपने सब कुछ बनाना है। एक कमरे का किराया 3-3, 4-4 लाख रुपया है वहां पर। तो भाई पाकिस्तान बहुत सस्ता है। कमाते हुए ना डॉलर देखा, कमाते हुए पैसे देखा करें, खाते हुए क्या देखा करें? डॉलर देखा करें, ताकि आपको एक अच्छी लाइफ मिले। समझ आ रही है आपको? तो ये है जी, इससे
हाँ जी, अमेरिका में हर 20 या 22 बंदों के बाद एक मिलियनर आता है उधर, यूएस से। हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान में आप देखो हर बंदा ही मिलियनेयर है। 1 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। 1 मिलियन डॉलर। अब हम जब मिलियन में बात करेंगे तो रुपए में बात करेंगे ना। 10 लाख रुपए का क्या आता है? कोई घर आता है 10 लाख रुपए का? कोई भी नहीं आता। वो किराया लेते हुए 10 लाख रुपए एडवांस मांग लेते हैं। तो यहाँ तो हर बंदा मिलियनेयर है। 4-5 तोले तो बेटी को वो गोल्ड डाल देते हैं, 3 लाख रुपए तोला है। तो आप देखें, 3-5 तोले भी डाल दें, 15 लाख का तो गोल्ड सिर्फ उस औरत ने गले में डाला होता है जिसकी शादी होती। तो हर बंदा तो यहाँ मिलियनेयर है। समझ आ रही ना? क्या ख्याल है? वहां पर शर्ट लेने चले जाए ना, शर्ट तो लाखों में शर्ट होती है, अच्छी शर्ट जो होती है। मैं एक शॉप पे गया तो उससे मैंने पूछा कि तुम्हारे पास सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है। मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसने मुझे की चेन दिखाया। मैं कहा ये कितने का था? 25,000 का, पाकिस्तानी। जी। नहीं नहीं, जब देते हैं फिर तो टैक्स में फ़ायदा मिलता है। आगे आएगा ये सारी चीज़ें। लेकिन जी आगे है जी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अगर ये आपने ऑलरेडी पढ़े हैं तो सिर्फ इसको मैं, असल में ये कैनन्स था लेकिन इसका नाम यहाँ का रखा है हमने बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज। पहले क्या है? इक्वालिटी। वही विच रिच एट दी इक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं, हर एक के ऊपर इक्वल टैक्स नहीं है। इक्वल से क्या मुराद है? अमीर से ज्यादा ले, गरीब से कम ले। सर्टेनिटी यानी उसका कौन, कब, कैसे, कितना टैक्स देगा वो सर्टन होना चाहिए। कन्वीनियंस, आसानी पैदा करें। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, कि आप जो पैसा कलेक्ट करें उस पर खर्चा कम अज कम आना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसकी बेहतरीन एग्जांपल क्या है कि पाकिस्तान में जितने भी विद होल्डिंग एजेंट्स हैं वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं और लाखों करोड़ों रुपया तनख्वाह देते हैं अपने मुलाजमों को गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उनको 1 रुपया भी नहीं देती। मिसाल पैकेजेस में आप चले जाएं तो पैकेजेस की टैक्स डिपार्टमेंट की सैलरी हर महीने कुछ नहीं तो मेरा ख्याल 20-25 लाख रुपया जाती होगी। साल की कितनी हो गई? 24 लाख कम अज़ कम। 30 लाख का खर्चा उनका आता होगा। पैकेजेस 30 लाख रुपया खर्चा क्यों कर रही है? मैं मिनिमम बात बता रहा हूं आपको। वो टैक्स का लोगों से टैक्स कलेक्ट करके किसको दे रही है? ये काम किसका था? गवर्नमेंट का। कर कौन रहा है? पैकेजेस, होंडा, टोयोटा, जितनी कंपनीज हैं, तमाम कंपनीज पाकिस्तान में वो करके अपने पैसे खर्च करके गवर्नमेंट का पैसा कलेक्ट करके उनको पहुंचा रहे हैं और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट उनको कुछ भी। तो ये है इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, कि आसान तरीका अडॉप्ट करें जिससे आपको पैसा ज्यादा कलेक्ट हो सके। अच्छा जी, टैक्स लगाने के असूल क्या है? 3 असूल हमारी किताब में लिखे हुए हैं। बेनिफिट, इसका बेनिफिट किसको जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज ही यही है कि अगर आप सिटीजन को इसका बेनिफिट नहीं देंगे वो आपको दोबारा अगेंस्ट उसके पैसे नहीं देगा। आप फेल ही होते जाएंगे तो आपके माँ बाप आपकी फीस देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये जिंदगी का एक बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप किसी को भी पेमेंट करें और आपको वो बेनिफिट ना दे, मैं आपको ठीक ना पढ़ाऊं तो आप नहीं देंगे ना फीस। आप कहेंगे थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, नमाज पढ़ते हैं, ये भी अच्छी बात है, मैंने उनका कौन सा सवाब लेना है? मैं जो पैसे दे रहा हूं मुझे उसके अगेंस्ट क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल वही है, अमीरों से ज्यादा गरीबों से कम लें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, फिर वही बात मैंने आपको बताया कि ये चीजें शक्लें चेंज कर करके आपके सामने आ रही हैं। दिस प्रिंसिपल होल्ड्स, ये प्रिंसिपल PEL वाला नहीं लिख देना, ये याद रखना, ये असूल है, राइट। holds that the individuals should be taxed in proportion to their benefit they receive from the government and that taxes should be paid by those people.
लेकिन अगर फैक्ट्री है उसने पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया इस्तेमाल कर रही है तो टैक्स भी तो ज्यादा दे रही है ना। मैं कम एरिया, मैं सिर्फ एम्प्लॉई हूं तो मैं टैक्स भी कम दे रहा हूं, मैं इंडिविजुअल चल रहा हूं। तो ये है राइट कि जितना लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली लें। आप ये भी लिख सकते हैं कि आप लोगों को बेनिफिट भी उसके अगेंस्ट से दें। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल होल्ड्स, कहता है, होल्ड्स मीन या सेड या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऐसे भी अंग्रेजी लिख सकते हैं। टैक्सेस शुड रिलेट विद द पर्सनस इनकम और एबिलिटी टू पे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम वेल्थ एंड ट्रांजैक्शंस मे बी टैक्स एट अ फिक्स परसेंटेज, कोई एक परसेंटेज आप डिसाइड कर लें जिसकी बेस के ऊपर ही लगना चाहिए। दैट इज पीपल हु अर्न मोर एंड स्प्रेड। तो आप देखें तकरीबन एक दो तीन तीनों के अंदर एक ही बेसिक बात की जा रही है, अगेन अगेन उसको डिफरेंट तरीकों से किया जा रहा है। पूरी जो उसने इसको कंक्लूड अगर हम करें तो वो क्या चीज है, इसके अंदर प्रिंसिपल क्या है, जो बंदा अमीर है उससे ज्यादा लें, जो बेनिफिट ज्यादा ले रहा है उससे ज्यादा लें, राइट। ये आपकी को परसेंटेज पे लगा दें। तीन तरह के टैक्सेस हैं, प्रोपोर्शनल टैक्सेस या फ्लैट रेट जिसको कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल लिख लें, आपको याद रहेगी। डिविडेंड पाकिस्तान में प्रोपोर्शनल टैक्सेस कहां कहां लगे हुए हैं, डिविडेंड, हाँ जी। इनकम टैक्स में अभी मैं अगर आपकी बात करूं तो डिविडेंड जनरल रेट बता रहा हूं, कुछ और रेट्स भी हैं। 15% प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट ऑन पीएलएस अकाउंट, उसके ऊपर भी जनरल रेट, जनरल रेट बता रहा हूं 15%। आपकी जो लॉटरी है उसके ऊपर 20% टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने। कंपनीज के ऊपर जनरल रेट बता रहा हूं 29% इन्होंने लगाया हुआ है। प्राइस बॉन्ड के, प्राइस बॉन्ड विनिंग के ऊपर इन्होंने 15% टैक्स जो है, ये प्रोपोर्शनल रेट्स जो है ये लगाए हुए हैं। A tax system that requires the same percentage of income from all taxpayer regardless of their earnings। उनकी अर्निंग से हट के किसी को 10,000 रुपया डिविडेंड मिला है तो वो 15% देगा, किसी को 5 करोड़ मिला तो वो भी 15% देगा। तो ये उसकी एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर वो होते हैं। अ प्रोपोर्शनल टैक्स अप्लाइज द सेम टैक्स रेट अक्रॉस लो, मिडिल एंड हाई इनकम टैक्स पेयर्स। बस इतनी बात भी याद कर लें तो इट्स ओके, बहुत सारा बाकी एक्सप्लेनेशन ही है। रिग्रेसिव टैक्सेस, अ टैक्स दैट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज फ्रॉम अ पर्सनस लो इनकम एंड हाई परसेंटेज फ्रॉम दी लो परसेंटेज फ्रॉम दी हाई इनकम। बस ये आपकी क्या हो जाएगी, रिग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव क्या होगी, इसके उलट है, ठीक है। अ टैक्स दैट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज या हाई परसेंटेज, ठीक है, फ्रॉम हाई इनकम एंड लो टैक्स रेट्स फ्रॉम दी लो परसेंटेज फ्रॉम दी लो अर्नर्स, दैट्स इट। इसकी एग्जांपल क्या है पाकिस्तान के अंदर जो आपके प्रोग्रेसिव रेट्स हैं, ये इस वक्त आपके इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर प्रोग्रेसिव रेट्स लगे हुए हैं। ये मैंने इसलिए रेट्स लिखे हैं क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है। ये रिग्रेसिव की वीटीसी लिख लें, पाकिस्तान में था नहीं है। मैंने बताया था कि वो इन्होंने ऑफर दी थी लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने भी ऑफर नहीं ली। क्यों नहीं ली, एक साल जी
कि उन्होंने कहा कि इस दफा तो आप कह रहे हैं ना कि जो ज्यादा इनकम डिक्लेयर करेगा वो कम टैक्स देगा। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं हम कम इनकम शो करेंगे। ठीक है ना, कि बाद में जो मुसीबत में पड़ना है, तो आज ही बेहतर है कि भाई आज ही जरा कम करो। उन्होंने कहा जी हम तो अपने अब्बू को नहीं बताते, हु द हेल यू आर, तुम कौन होते हो ये बात मेरे से करने वाले। जी इस ओके। करेक्टर क्या है, टैक्स लॉ का करेक्टर कैसा होना चाहिए, लूज तो नहीं होना चाहिए, कहते हैं इसका करेक्टर बड़ा लूज है। जी टैक्स का करेक्टर कैसा होना चाहिए, पहली चीज देखिएगा एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, मिन्नत तरला नहीं होना चाहिए, बेड़ मेहरबानी यार थोड़ा सा टैक्स तो दे दो, ये ज़कात और खैरात होती है। एनफोर्स क्या होती है, बाय हुक एंड क्रुक, भाई देना है आपने। टैक्स पेमेंट इज नॉट वॉलेंटरी इन नेचर एंड द इम्पोजिशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द पर्सन, ये पर्सन की विल के ऊपर नहीं डिपेंड करेगी कि जी मेरा इस दफा नहीं यार मेरा मूड नहीं है, वो टैक्स लेने आए जी टैक्स नहीं दे रहे आप, इस दफा मूड नहीं है यार रहने दे आप, ऐसा नहीं होगा। वो आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, अकाउंट फ्रीज कर लेंगे, वहां से निकलवा लेंगे। इट इज नॉट ऑन द विल ऑफ द पर्सन। पेबल इन कैश, सही है, क्या कहाँ होना चाहिए, दिस मीन दैट पेमेंट बाय चेक, प्रोमिसरी नोट्स और इन काइंड इज नॉट एक्सेप्टेड। प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ये बार बार हम एक ही बात को बार बार डिस्कस करी जा रहे हैं, कोई परसेंटेज होनी चाहिए। टैक्स जो है ये किसी इनकम ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी पे लगना चाहिए। पाकिस्तान में पहले वेल्थ टैक्स था, खत्म कर दिया गया, अभी एक आएगा जो हमारा डीम्ड इनकम जिसको कहते हैं वो आएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल टैक्स जो है या ट्रांजैक्शंस पे है या इनकम के ऊपर है। प्रॉपर्टी पे टैक्स, लोकल टैक्सेस लगे हुए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, इनकम टैक्स नहीं है। ठीक है, तो जी कुछ ट्रांजैक्शन होती है इंटरनेशनल, हाँ जी, पेमेंट थोड़ी होती है उससे ज़्यादा। अच्छा उसको टैक्स नहीं कहते, उसको एडवांस टैक्स कहते हैं, उसको एडवांस टैक्स कहते हैं। टैक्स और एडवांस टैक्स में फर्क होता है। एडवांस टैक्स ये होता है कि आप इन फ्यूचर जब मुझे टैक्स देंगे तो इतनी अमाउंट मैं आपसे एडवांस में ले लेता हूं। ठीक है, ये देखिए एक चीज याद रखें, आपने अगर ये मेरी बात याद रखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। ये आपने पिक्चर जहन में रखनी है। अच्छा इसमें दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक तो है कि कानून अंधा है, और ज्यादातर देखें इसमें औरतों की तस्वीरें बनी हुई हैं। ये नहीं मैंने नहीं बनाई हुई, आपके सामने है, राइट। आप देख लें, कोई मर्द नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब यह है कि इससे यह भी पता चल रहा है कि इंसाफ सही औरत कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। और वो कब कर सकती है, जब उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए। ठीक है, तो ये बात आपने पूरा टैक्स पढ़ते हुए याद रखनी है कि कानून अंधा होता है, कि इसके आगे आप क्यों नहीं, क्यों सर ये क्यों नहीं हो सकता, बस लगा दिया जी टैक्स दें, दैट्स इट, अल्लाह खैर सल्ला। टैक्स लेविड बाय द स्टेट, ये इसको प्राइवेट ना दुकानों पे ना दे दें कि एक मोहल्ले को जनाब दुकानों वालों को दे दें भी तुम टैक्स कलेक्ट किया करो, स्टेट खुद ले। शुरू में डेफिनेशन क्या पड़ी, लेविड बाय अ सॉवरन, एक सॉवरन लगाएगी। ठीक है, अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन, जो उसको ज्यूरिस्डिक्शन दी गई है, ज्यूरिस्डिक्शन कहते हैं हदूद को रहते हुए, अपनी हदूद के अंदर रहते हुए ये वो लगाएंगे। टैक्स इज लेविड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट, स्टेट लगाएगी और किसी बॉडी करेगी, किसके लिए होगी, पब्लिक के लिए, राइट। टैक्स किसके लिए होना चाहिए, तो हमारे लिए सारा टैक्स है। और पब्लिक में सबसे बड़ी पब्लिक कौन है,
खुद आपके हमारे जो हमारे होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे बड़ी पब्लिक वही होती है, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादातर उन्हीं के लिए लगाए जाते हैं कि नहीं। टैक्स किसके लिए होना चाहिए? पब्लिक के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि उनको कोई कुछ कहे ना, उनको फ्री इलाज मिले, फ्री एजुकेशन मिले जैसे हमें मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह ही सारा का सारा वो होना चाहिए। प्रिंसिपल असूल क्या है? ये सिर्फ आज हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कल ये सारा हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। फिस्कल एडिक्वेसी, मैं आपको एक बजट दिखाता हूं। बजट ब्रीफ, ये टेबल नजर आ रहा है आपको? ये मैंने नहीं डॉक्यूमेंट बनाया, मैं नेट से देख रहा हूँ। ये हमारी जो फाइनेंस डिवीजन है, ये देखें पाकिस्तान finance.gov.pk पे पड़ा हुआ है, मैंने वहीं से लिया है। ये कहते हैं जी हमारी फाइनेंसिंग जो है वो कितनी होगी। पहले ज़रा इसको, ये कहते हैं जी ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं पाकिस्तान के। इसके अंदर हमने करंट में 17 ट्रिलियन है, जिसमें से 9 ट्रिलियन तो हमने सिर्फ सूद देना है। क्या करना है? ये सूद देना है हमने, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। और यहां पर आप देखिएगा कि हमारे पास जो टैक्सेस की है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू 4 है, रेवेन्यू हमारे पास 17 है, राइट। ये वाली ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास ये हमारी 17 है। सूबों को इसमें से 7 दे देंगे तो बाकी क्या बचेगा आपके पास? 10। आप जरा गौर कीजिएगा, जरा इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊं कि गवर्नमेंट के पास कितना है, इसमें से सूद कितना देना है। यानी आप समझ लें कि पूरे साल के अंदर पाकिस्तान से जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो तकरीबन सारे का सारा सूद दे दिया जाएगा। ये हालत है। इसीलिए आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो मना किया था हम बाज नहीं आए। आज हमारी हालत देखें कैसी हुई पड़ी है। घर के बर्तन बेचने पे आए हुए हैं, कर्जे लेकर। इस सूद को उतारने के लिए आपको सूद लेना है। अब मैं भी कर्जदार हूं, आप भी कर्जदार हैं, हमारे आगे आने वाले बच्चे भी कर्जदार हैं। यानी देखें कि हम अगर पूरा साल जो पैसा, अगर इतना पैसा मिल जाए तो सारे का सारा किस में जाना है? सूद में जाना है। तो बाकी खर्चे कहां से पूरे करेंगे आप? बाकी सारे वाले ये कहां से पूरे होंगे? ऑब्वियसली क्या करेंगे आप? इस पे जाएंगे आप। ये आपका देखें फेडरल डेफिसिट। इसके लिए फिर क्या करेंगे? ये आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, बोरिंग करनी पड़ेगी। उस बोरिंग के थ्रू आपको देखें, ये देखें 7,000 ये बोरिंग करेंगे आप, इतनी जो है वो स्कीम्स इशू करेंगे। समझ आ रही है? ये बॉन्ड वगैरह 8 ट्रिलियन की आपको क्या करनी है? जितना आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना है उतना ही आप क्या कर रहे हो? तकरीबन आपकी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, आपको चीजें भी बेचनी पड़ेंगी अपनी, बैंक बोरिंग आपको करनी पड़ेगी। ये कंडीशन है। तो ये पहली चीज क्या बताई गई थी कि टैक्सेस, एक साउंड टैक्स सिस्टम का असूल क्या होना चाहिए कि फिस्कल सरप्लस होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट। ऐसा सिस्टम लगाओ जो इतने पैसे जनरेट कर ले कि आपका मुल्क चल सके। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टेकन एज अ होल शुड बी सफिशिएंट। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आपके कितने होने चाहिए? सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट regardless of business export, taxi, trade, business balance of payments, balances and problems of economic adjustments.
ये असल पहली चीज़ थी जो हमें बताई गई कि द सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ मीटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री बाय जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। वो अपने रेवेन्यू से जनरेट करे, लोन या प्राइवेटाइजेशन या उसकी तरफ ना जाए। ये पहली इसकी क्वालिटी थी। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, टैक्सेस लेविड मस्ट बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ सिटीजन टू पे। अमीरों से ज्यादा लें, गरीबों से मुख्तलिफ शक्लों से आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, इंतजामी तौर पर फिजिबल होना चाहिए। लफ्ज सुना पहले फिजिबल? फिजिबल लफ्ज सुना कभी? क्या होता है? फिजिबल, मैं कहता हूं मेरे लिए पूरा जग पीना फिजिबल नहीं है, वॉमिट शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? कहते हैं कि यार रात को 11 बजे के बाद घर से निकलना फिजिबल नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो क्या होना चाहिए? इंतजामी तौर पर मुनासिब आपका होना चाहिए। इन अ सक्सेसफुल टैक्स सिस्टम, टैक्सेस शुड बी क्लियर, प्लेन टू द टैक्स पेयर, कैपेबल ऑफ एनफोर्समेंट बाय एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स। ऐसे लोग लगाएं जो इसको समझते हैं, जो किसी को कन्विंस कर सकते हैं और आराम से टैक्सेस को ले सकते हैं। कन्वीनियंट एज टू द टाइम एंड मैनर ऑफ द पेमेंट एंड नॉट अनड्यूली अंडर बर्डनसम टू डिस्करेज बिजनेस एक्टिविटीज। यानी लोगों को जाके अच्छा भला कारोबार कर रहा है उसकी दुकान में, जो ऐसे ना एकदम वो गुंडागर्दी ना करते जाके, चलो भाई बाहर निकलो, पकड़ो भाई इसकी ये इतनी चीजें उठा लो, इसका जो है ना ये जनरेटर उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो। ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को इतनी सहूलत दें कि ताकि उनके साथ बदतमीजी ना करें। कंसिस्टेंट और कंपैटिबल विद इकोनॉमिक गोल्स, आपके जो इकोनॉमिक गोल्स हैं उसके मुताबिक आपको टैक्सेस लगाने चाहिए। अंडरस्टैंड? मसलन आप कह रहे हैं जी हमने एक डैम बनाना है, लोगों पे टैक्स लगाएं कि जी आपको अल्टीमेटली फायदा होना है। ऑरेंज ट्रेन आपने चलानी है, टैक्स लगाएं। लैपटॉप्स लेने देने हैं लोगों को, बच्चों को लैपटॉप चाहिए, टैक्स लगाएं। आईफोन दें सारे पाकिस्तान को। मसलन सोचा जा सकता है ना कि भी हर बंदे के पास दूसरा मोबाइल फ़ोन है, सबके पास क्या होने चाहिए? आईफोन होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, सबको हज उम्रा करना चाहिए। तो आपके जो इकोनॉमिक गोल्स हैं उनको क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो कितने इसके जो है वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम कितने हैं? क्या पहली चीज क्या है? फिस्कल एडिक्वेट होना चाहिए। दूसरा क्या है? इक्वालिटी मींस वही दोबारा आ गई बेसिक चीज, एडम स्मिथ ने भी यही कही थी, बाकी भी यही कह रहे हैं, कैनन्स भी यही है, प्रोपोर्शनल बेस पे लगाएं। और तीसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबल होना चाहिए। और आपके इकोनॉमिक गोल के साथ क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। राइट जी? तो ये था आज का हमारा जो सबक था जी। किसके साथ? इंसाफ किसे कहते हैं आप? एक होता प्रैक्टिकली, एक होता थियोरेटिकली। थ्योरी या एकेडमिक्स क्या कहती है, अकल क्या कहती है, और प्रैक्टिकली क्या है। ठीक है ना? यानी आप प्रैक्टिकल जस्टिस तो नहीं फिर कह सकते ना कि प्रैक्टिकली हर चीज को नाप तोल के रखें। आप उसको कहेंगे ना यार थ्योरेटिकली तो ऐसे ही होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर हम कहते हैं कि रोड के ऊपर एक गाड़ी को नहर के ऊपर 60 से अबव नहीं जाना चाहिए, थ्योरेटिकली उसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता एक साहब जो है उसको इमरजेंसी है, उसको हॉस्पिटल पहुंचना है, तो क्या थ्योरेटिकली उसको भी 60 पे जाना चाहिए, 80 पे जाना चाहिए? वो प्रैक्टिकली 100 पे जा रहा होगा। तो थ्योरेटिकल जो है वो इसलिए मेरा ख्याल है ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि बाज़ का तो होता है कुछ टर्म जो है ना उर्फ़े आम में चल पड़ती हैं और वो वैसे ही हम उसको यूज़ भी कर लेते हैं ऐसे चल भी पड़ती हैं। नेट पे देख लीजिएगा कि इसको थ्योरेटिकल जस्टिस और प्रैक्टिकल जस्टिस में क्या कोई फ़र्क होता है या नहीं। जिमनाई से पूछें,
कि दोस्त मुझे बताओ कि इक्वालिटी या थ्योरेटिकल जस्टिस जो है, और लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये उसकी रेसिप्रोकेट कर रहा है उसको। आप ये लफ्ज़ यूज़ कर लें या वो यूज़ कर लें, उनमें से कोई एक ही चीज़ जो है वो चलेगी। जी, अब जरा मुझे थोड़ा सा रिवाइज करें कि क्या क्या हमने किया। आज हमने कैनन्स को पढ़ा, हमने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा, डेफिनेशंस को पढ़ा, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा, ठीक है ना। आपके उस्ताद का ये काम होता था कि मैं चैप्टर को बंद करके उसकी हेडिंग को याद कर लेता था, मैं चैप्टर के नाम भी याद करता था। यानी मेरे लिए तकरीबन एग्जाम ओपन बुक एग्जाम होता था, ये मैं आपको पहले बता दूं। यानी एक चैप्टर कर लिया है ना, तो उसकी हेडिंग में लिखता था हाथ से कि इसके अंदर 4 चीजें, 10 चीजें, 15 चीजें डिस्कस हुई, मैं हाथ से लिखता था। फिर एक हेडिंग के अंदर कितनी चीजें डिस्कस हुई है। यानी मैं आपकी जगह पर हूं अगर स्टूडेंट, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले डेफिनेशन मैंने पढ़ी, फिर ऑब्जेक्टिव्स मैंने पढ़े, प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने, इसके प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम पढ़े मैंने, करैक्टरिस्टिक्स पढ़े मैंने, काइंड्स ऑफ टैक्सेस पढ़ी मैंने। जब आप ये सिर्फ हेडिंग्स लिख लेंगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ये याद रखें, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो 5 टैक्सेस लगाए गए हैं गवर्नमेंट ने, वो इंशाल्लाह इसको हम वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फिर हम नेक्स्ट इसको देखेंगे कि हमारा जो दूसरा चैप्टर वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इखलाकियात, कि टैक्स के एथिक्स क्या है, राइट। एथिक्स किसके होने चाहिए, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। टैक्स लगाता कौन है, लेजिस्लेटर। किस पे लगाता है, टैक्स पेयर पे। ये किसके थ्रू लगाता है, तो जब ये अपना नुमाइंदा लेके आते हैं तो हम भी क्या करते हैं, हम भी अपना नुमाइंदा लेके आते हैं। असल पार्टीज ये 2 हैं, तो इसको भी देखेंगे। इसको टैक्स लगाते हुए किस चीज का ख्याल करना चाहिए, जिसको अथॉरिटी दी गई है उसको किस चीज का ख्याल करना चाहिए। इसी तरह मुझे टैक्स देते हुए किस चीज का ख्याल करना चाहिए, और मेरा जो नुमाइंदा है उसको, यानी इनकी क्या अच्छी क्वालिटीज हैं और क्या बुरी हैं जिससे अवॉइड करना चाहिए। तो अगर चैप्टर 1 और हम देखें 3, ये चैप्टर 3 है, दोनों में अगर मेरे से आप पूछें कि सर इसकी इंटेंसिटी क्या है, तो मैं आपको कहूंगा चैप्टर 1 की 33% है और इसकी 67% है। इतना, यानी 3 गुना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई कैप के अंदर इसको ज़्यादा अहमियत दी गई है। ठीक है जी, इंशाल्लाह सी यू टुमारो, फी अमान।